नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बिहार के बाद अब झारखंड में भी सियासी हलचल शुरू हो गई है, जिसको लेकर यूपीए के विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एक सुर में सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना नेता माना है। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में जब विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि सीएम हेमंत सोरेन उनके नेता थे और वही रहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले की चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद हो रही यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही थी, जिसको लेकर बाहर निकलते समय शिक्षा मंत्री ने कहा कि हेमंत मुखिया हैं और रहेंगे। वहीं विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने भी कहा कि नेतृत्व पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। आपको बता दें कि यह बैठक राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान विकल्पों को भी तलाश करना था। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के सभी विधायकों को इसमें शामिल होने को कहा गया था, लेकिन बैठक में 5 विधायकों के न पहुंचने से सियासी गलियारों में हलचल मच गई। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिहार की तरह झारखंड में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, या फिर झारखंड सरकार के खिलाफ सियासी उलटफेर की बात सिर्फ अफवाह साबित होगी। सभी माननीय विधायकों की जो क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या थे, अपने अपने क्षेत्र के सभी लोग समस्या रखे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हृदय से लिए समस्या को निदान करने के प्रयास किए और इस तरह बैठक हमें से लगातार चलते रहेगी। ये बातें कहाँ एस्टेब्लिश करती हैं कि मुख्यमंत्री की सदस्यता जा सकती है, इसको लेकर के ये सब बकवास, ये सब कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ। माननीय विधायकों की समस्या से संबंधित, क्षेत्र के विकास से संबंधित, राज्य का विकास कैसे हो, हम गरीबों को लाभ कैसे दे सकते हैं, कौन सा विभाग बेहतर काम कर रहा है, किसमें क्या कमियां हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, इस सब विषय पर चर्चा। आप लोग जो कयास लगा रहे हैं वो सब 0.0 नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि स्टेट में जितनी कयास लगाई जा रही है, चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है, ये सब कोई डिस्कशन नहीं हुआ। कोई डिस्कसन नहीं। 4 घंटे तक क्या सुखाड़ पर चर्चा हुई? सुखाड़ पर भी चर्चा हुआ कि सुखाड़ है, कैसे किसानों को लाभ दे सकते हैं। झारखंड में पहले कैशकांड और इसके बाद अब 5 विधायकों का न पहुंचना। और आपको बता दें कि पूर्णिमा नीरज सिंह लगातार सरकार पर शुरू से ही मुखर रही हैं। कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह लगातार सरकार पर हमलावर रही हैं। आज जेएमएम के भी 3 विधायक चमरा लिंडा, समीर मोहंती और सरफराज अहमद, ये 3 विधायक आज नहीं पहुंचे। 3 विधायक कैशकांड में पहले कांग्रेस से निष्कासित हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें 30 विधायक वहां मौजूद हैं और कांग्रेस के 18 विधायक, सीपीआई-एमएल का 1 विधायक, एनसीपी का 1 विधायक, ऐसे में 26 बीजेपी के विधायक हैं और 2 विधायक एजेएसयू के हैं, बाकी 2 विधायक निर्दलीय हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी क्या गणित लगा रही है और क्या बीजेपी का गणित सफल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह विधायक लगातार कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं या निष्कासित होते जा रहे हैं, तो ये मानना होगा कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है या मामला गड़बड़ है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन कैसे इस बाजी को पलटते हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार की तरह वो भी सचेत हैं, या उनको पता नहीं है कि उनके नीचे जमीन खिसकने वाली है? और शायद ये खिसकती हुई जमीन का अंदेशा है कि अब 8 विधायक उस बगावत में शामिल हो गए हैं। 5 विधायकों को कहीं ना कहीं काम हो जाना और 2 विधायक दिल्ली होने के कारण जो बंधु तिर्की हैं, उनकी पुत्री जो है शिल्पी तिर्की सिंह, वो भी नहीं पहुंची। अब ऐसे में समझना होगा कि आखिर गणित चल क्या रहा है। तो अब ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन कैसे अगस्त क्रांति को रोकते हैं, क्योंकि अगस्त क्रांति का पूरा जोर इस समय झारखंड में और रांची में दिखाई दे रहा है। रांची में
सियासी हलचल तेज है, लगातार रात दिन बैठक चल रही है और जब बाहर पूछा जाता है कि मामला क्या है तब साफ मना कर दिया जाता है। सब एक बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं कैमरे के सामने, कहते हैं मामला तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बीजेपी झूठ बोल रही है, सब कुछ जीरो है। तो ऐसे में कैसे समझा जाए कि क्या वाकई में नीतीश कुमार ने अंत तक ये महसूस ना होने दिया कि मामला गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब अचानक ये घोषणा हुई कि सरकार का रुख और इसी मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिन्हा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, सीके ठाकुर प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी आशीष अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीके ठाकुर जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? देखिए, यही सवाल है आपके लिए, तो यही सवाल है आज, यही सबसे बड़ा सवाल है आज आपके लिए। कोई गम नहीं है और जितनी कयासें लगा जा रही है बिल्कुल ही गलत है। हेमंत सोरेन जी पर कोई आंच आने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन जी आज की जिस बैठक पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बैठक जो है, जो स्थानीय समस्याएं हैं विधायकों के लिए या फिर जो सुखाड़ का समस्या था, इन सारे समस्याओं पर बात करने के लिए बुलाया गया था। तो शिल्पी नेहा तिर्की जी जो वो भी दिल्ली में हैं और ममता जी अभी मैटरनिटी लीव में कहा जाए एक तरह से वहाँ पर हैं, वो हॉस्पिटल में हैं और जो अन्य विधायक नहीं आ पाए, जमरा, लिंडा, समीर मोहंती, सरफराज अहमद हाजिर हों, ये कहाँ गए हैं बताइए जरा। नहीं, ये सब देखिए, ऐसा कोई नहीं था, कोई व्हिप जारी था और वहाँ पहुँचना जरूरी वहाँ था। लगातार हाजिरी बसती रही। 5 विधायक एक साथ छुट्टी पे। नहीं, वो देखिए, और 3 विधायक तो आपको पता ही है कि कलकत्ता में हैं। तो अन्य लोगों के बारे में जो ये कयास लगाया जा रहा है कि वो क्यों नहीं आ पाए, तो कहीं न कहीं उनकी अपना काम था, कुछ समस्याएं थी, उस ढंग से वो नहीं आ पाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी हट रहे हैं या हेमंत जी हट रहे हैं और यहाँ पे सरकार बदलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार का कयास लगाया जा रहा है। हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे। आपके शब्दों का सामर्थ्य बना रहे, मैं तो यही चाहूंगा। प्रदीप सिन्हा जी, आरपीएन सिंह तो दिल्ली में है, कहाँ है, क्या चल क्या रहा है रांची में? मैं समझता हूँ कि ये जो अंदरूनी झगड़ा है इन दोनों दलों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को, आज आपने किस प्रश्न उठाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 विधायक और कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक, जो मेरी जानता है, ये लोग बैठक से अनुपस्थित थे। कारण बताए जा रहे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है। लेकिन शायद आप भी अवगत होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 1 दिन पहले एक अघोषित व्हिप जारी किया अपने विधायकों की कि आप शहर छोड़कर बाहर न जाएं और 2-4 घंटे के बुलावे पर आप मुख्यालय पहुंच जाएं, ये स्थिति होनी चाहिए। अब उसके बावजूद भी अगर आज एक जो इनकी बैठक थी, जिसको एक सुखाड़ का बैठक बता रहे हैं, सुखाड़ को लेकर, तो उसमें सारे विधायक कम से कम कांग्रेस पार्टी के आने चाहिए। तो वो 3 को छोड़ दीजिए जो कोलकाता में कोर्ट के जो निर्देश हो उसके साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो सब विधायक उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर के जो इनकी उठापटक चल रही है, उसको लेकर गाहे बगाहे आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको सरकार चलाने नहीं देती। सच तो ये है कि इनको सरकार चलाना आता नहीं, और सरकार चलाना आता तो राज्य की जनता ने जो इनको जनादेश दिया था कि राज्य का विकास कीजिए आप, और इन लोगों ने उस माध्यम को, सत्ता को माध्यम बना लिया धन कमाने का। मुख्यमंत्री की सेल कंपनी में निवेश का मामला हो, या उनकी पत्नी को जमीन आवंटित करने का मामला हो, उनके जनप्रतिनिधि के द्वारा भ्रष्टाचार का मामला हो संथाल परगना क्षेत्र में, या फिर प्रेस एडवाइजर का मामला हो, सारे लोग ईडी के रडार पर पूछताछ हो चुकी है। कोई जेल में है, कोई अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। और इन 3 विधायकों का कांग्रेस का पकड़ा जाना बंगाल में
50 लाख रुपए कैश के साथ। आप देख लीजिए कि तिलांजलि दे दी इन्होंने कि जनता का विकास क्या होता है, राज्य का विकास क्या होता है, वो बिल्कुल एक किनारे कर दिया। व्यक्तिगत विकास कैसे हो, पैसे कैसे कमाए जाए कम समय में, ये इनका मुख्य एजेंडा होता है। इंदुकान जी, पहले गुवाहाटी में महाराष्ट्र हुआ, उससे पहले ममता बनर्जी और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और तत्कालीन उस समय के राज्यपाल बंगाल के उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद कैशकांड में गुवाहाटी का नाम, और अब केंद्रीय कार्य समिति में गुवाहाटी का नाम, सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी आया है। तो कैसे देखते हैं इन तमाम मामलों को? और इधर झारखंड में उहापोह मचा हुआ है, रांची के सियासी घमासान की चर्चा दिल्ली तक है। जी देखिए चंद्रशेखर जी, जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे, और आपने बड़ा अच्छा उनसे प्रश्न पूछा कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। बहुत दुख की बात है कि पूरे देश में जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, विभिन्न राज्यों में उनके विधायक टूट जाते हैं या सरकारें उनकी नहीं बच पाती हैं। पिछले 8 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये स्थितियां कई जगह बन गई। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कई जगहों पे आरोप लगाया है कि भाजपा तमाम तरह से धन बल से, तन बल किसके किसके माध्यम से है, वो उनका आरोप अपना है कि एजेंसियों का उपयोग करते हैं, कि तोड़ लेते हैं। ये है कि ये सब एक तरफ, आप क्या कर रहे हैं, या आपके यहाँ इतनी कमजोरी कैसे है कि आपके विधायक चले जाते हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं, आप उन्हें बचा नहीं पाते हैं। तो ये तो अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं कि दूसरा दल आपको तोड़ ले रहा है, और आप अपने पार्टी के विधायकों को या अपनी सरकारों को नहीं बचा पाते हैं, गोवा में सरकार बनाने की स्थिति बनी, आप नहीं बना पाते हैं, तो ये तो देखिए अपनी कमजोरी को दूसरे पे मरना उचित नहीं है। कांग्रेस के आरोप में कितना सत्यता है, कितनी असत्यता है, ये तो देखिए जो पब्लिक परसेप्शन है वो उनके पक्ष में आमतौर पे नहीं है। सभी चुनाव दर चुनाव वो चुनाव हार रहे हैं और चुनाव दर चुनाव भाजपा जीत रही है। अगर कांग्रेस के आरोप में देश का विश्वास होता कि हाँ धन बल का या तन बल का दुरुपयोग कर रही है भाजपा की केंद्र सरकार या भाजपा, तो उन्हें इसका फायदा कहीं न कहीं मिलता। आप देखें उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जो अंतिम चुनाव हुआ, उसमें उनके एक प्रमुख नेता, जिनको आजकल कांग्रेस में कई नेता राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मटेरियल बता के कहते हैं कि आगे विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए 2024 में उनको लाना चाहिए, नेतृत्व देना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को। उन्होंने लड़की है लड़के लुंगी करके पूरा चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश का। क्या हुआ, अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे कम 2 सीटें कांग्रेस को मिली विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में अगर आप आरोप लगाएं कि ऐसा ऐसा कर रही केंद्र सरकार, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जनता तक अपनी बात को न समझा पाए या प्रूफ न कर पाए, उल्टा आपके शीर्ष नेतृत्व के लोग, आज माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जमानत पे हैं, चिदम्बरम जी जमानत पे हैं, और वो भी ओपन सीक्रेट है कि किस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में। इसी तरह से आपके 3 विधायक कलकत्ता में पकड़े गए झारखंड के 50 लाख कैश के साथ, तो आपने आरोप लगाया कि जी उनको भाजपा के लोगों ने पकड़ा दिया। अब उन्होंने, आपके विधायक है और उनके अपनी नीतियों में रीतियों में इतनी कमजोर आस्था है कि वो 50 लाख पकड़ रहे हैं या 10 करोड़ पकड़ रहे हैं, और आप वो नहीं रोक पा रहे हैं अपने सिद्धांतों के आधार पे, अपने कमिटमेंट और कन्विक्शन के आधार पे, और आरोप लगाते हैं पकड़े जाने पर कि भाजपा का पैसा था पकड़ लिया गया है। तो ये अपनी कमजोरी के दूसरे पर देने से आप आगे भविष्य में कैसे मजबूती करेंगे, या क्या झारखंड में भी सरकार बचेगी नहीं बचेगी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और देखिए आपके सामने प्रदीप सिन्हा जी ने जो बात कही कि 2 पार्टियां आपस में क्या मीटिंग कर रही हैं, ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनके में अंतर मंथन क्या चल रहा है ये भाजपा कैसे जानेगी। लेकिन एक विपक्ष की भूमिका के तौर पे जिस तरह से मुद्दों को वो राष्ट्रीय स्तर पे जहां विपक्ष में आते हैं
इतनी सक्रिय भूमिका उनकी होती है। इसका उदाहरण आपके सामने पश्चिम बंगाल है, इसका उदाहरण दिल्ली है, इसका उदाहरण राजस्थान है जी। कम से कम विपक्ष में जहां जहां कांग्रेस है, अगर वो केवल चुनाव टू चुनाव नहीं, जन मुद्दों पर वो जहां भी विपक्ष में है और जहां पे सत्ता में है, वो जनता के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं को हल करना। जैसे अब मैं कहना चाहूंगा कि अपने किशोर जी को, ठाकुर साहब को, कि आप देखिए कितने बड़े दो मुद्दे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी रही है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम में उसका एक कितना बड़ा योगदान रहा है, वही लेकर स्वतंत्रता एक तरह से क्रांतिकारियों के सहयोग से लेकर के आई है। अब ऐसे में झारखंड में आपकी सरकार चल रही है, आप सरकार को बचाने और बनाने में इतना सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरकारी स्कूलों का नामकरण उर्दू स्कूल करके कर दिया जाता है और आप मौन रहते हैं। बिल्कुल, भोजपुरी को हटाकर उर्दू भाषा को नौकरी के लिए शामिल कर दिया जाता है, आप मौन रहते हैं। इसका परिणाम देखिए, आपके कांग्रेस के अंदर खाने में आपके नेता मानते हैं कि अगर भुगतना पड़ेगा चुनाव में, जनता के पास सामने जवाबदेही तय होगी तो कांग्रेस की ज्यादा होगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति अलग है, वो आदिवासी राजनीति उनका प्रमुख फोकस है, लेकिन कांग्रेस कैसे जवाब देगी? आपके नेता चिंतित हैं और आप मौन है सत्ता सुख के लिए, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। इसमें त्रिशूल जी यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो बात सिन्हा जी ने कही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को शायद सरकार चलानी नहीं आती, ये बात सही है या नहीं है, ये तो बात की बात है, लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि बीजेपी को शायद सरकार भगानी कह लीजिए जरूर आ गई है, या फिर जोड़ तोड़ का गणित बीजेपी के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, एक बात। दूसरी बात जो इंदुकांत जी ने भी अभी कही कि झारखंड की सियासत में जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसको किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 4 घंटे की आज बैठक चलती है, 3 विधायक अलग रहते हैं, 2 विधायक अलग रहते हैं, कुल मिलाकर के 5 विधायक जो हैं वो नदारद हैं। इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। और इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी इंदुकांत जी ने एक चीज़ और कही कि झारखंड में जो मुक्ति मोर्चा की राजनीति है वो आदिवासी राजनीति है कहीं ना कहीं, और ऐसे में कांग्रेस को अपनी पृष्ठभूमि जरूर यहाँ पर मजबूत करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई इस तरह की संभावना बनती है तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि जो है वो मजबूत रहे और साथ ही साथ उनके विधायक भी मजबूत रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हिमाचल वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल जाए, कांग्रेस वाले एक तोड़ कर लेकर आए और बीजेपी वाले 2-3 उठाकर ले गए। बिल्कुल आशीष जी, अभी जो हुआ है ये सवाल सबके मन में है कि आखिर वो 3 विधायक क्या पता हेमंत सोरेन ने ही पकड़वा दिए हों। भाई इतना सस्ता उपयोग करके, सस्ता दुरुपयोग करके कि कम से कम बाकी के विधायक डरते रहेंगे कि 50 लाख रुपए में पकड़ा गए हैं, बाकी ना पकड़ा जाए, तो इसलिए डर गए होंगे और 3 को निष्कासित करके सरकार बचा ली हो। क्या पता बीजेपी ने करा हो कि और कहीं ना चले जाएं, इसलिए ऐसा हो गया हो। अब ये तो या तो हेमंत सोरेन जानते हैं या बीजेपी जानती है, निश्चित रूप से तो कहीं ना कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। नहीं होता तो ये सब चर्चाएं नहीं होती। नीतीश कुमार जिस दिन सरकार एनडीए से समर्थन वापस लिया उस दिन तक यही था कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हो गया फिर। और कहीं ना कहीं साथ में एक तस्वीर और भी है कि बिहार की सियासत ने न सिर्फ बिहार में राजनीतिक संदेश दिए हैं, बल्कि चाहे वो झारखंड हो या दूसरे कोई ऐसे राज्य हो जहां पर स्थितियां संकट भरी नजर आ रही हैं, वहां पर भी बड़े संदेश गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो बीजेपी के विरोधी दल हैं उनको अपनी पार्टी से जुड़े तमाम विधायकों को जोड़कर रखने की और मजबूत रखने की जरूरत है, क्योंकि सेंधमारी लगते पता नहीं लगता साहब कि कब क्या हो जाए। पता लगा रात में जब सोए थे तो वो कांग्रेस के या मुक्ति मोर्चा के विधायक थे और जब सुबह उठे तो वो बीजेपी में पहुंच चुके थे। बिल्कुल। प्रदीप सिन्हा जी, ये खेला तो किसने किया होगा कि भाई 3 विधायक पकड़वा दो, अगर ये विधायक पकड़े गए सब डर जाएंगे, कहीं बिकने नहीं जाना है, कोई खरीदने आए तो उससे बात नहीं करनी है। यही सब तो चल रहा है देश में। चल क्या रहा है बताइए? गरीब की, जनता की, लोकतंत्र की, आवाम की बातें कहाँ हो रही हैं? और ये तो अच्छा है कि बिहार में सरकार बनी रही। अगर बिहार में आप सरकार गिरा दिए होते तो ये तो डर गए होते, ये तो अब तक झारखंड में भी असर आ गया होता। लेकिन चूंकि वहाँ कुछ नहीं कर पाए आप, आपके संग उल्टा खेला हो गया वहाँ पे, तो उनको लग रहा है हेमंत सोरेन को कि अभी स्थितियाँ उतनी नहीं है खराब।
अगर कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्रयास करती है तो उनके 18 विधायक हैं। वैधानिक रूप से झूठ को मान्यता देने के लिए 2/3 यानी 12 विधायक तोड़े जाने चाहिए। क्या 12 विधायक अगर अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाना चाहे तब जाके छूट होगी। लेकिन आप सोचिए कि आश्चर्य की बात है कि मात्र 3 विधायक पकड़े जाते हैं। पैसे का सोर्स तो उनको बताना है। पुलिस पूछताछ कर रही है, सीआईडी से पूछताछ में उन्होंने कुछ नहीं बताया। आज जब उनको बेल मिली है तो वो कह रहे हैं कि हम तो साड़ी खरीदने गए थे। यही बात आप बताइए कि पैसे कहाँ से आए, पैसे का सोर्स बताना है आपको। आप पैसे का सोर्स बताएंगे नहीं और कयासबाजी यही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इतने कमिटेड हैं, जैसा कि इरफान अंसारी ने आज जेल से बाहर निकलने के बाद कहा कि हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और दूसरी पार्टी में जाने का हम सोच भी नहीं सकते, तो आप बताइए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों ने आपसे संपर्क किया तो आप उसका नाम बताइए। और नहीं तो साड़ी खरीदने के लिए पैसे लेकर गए थे तो पैसे का सोर्स बता दीजिए। तो आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप आपके दल के लोग लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने नहीं दे रही। अरे आप अपने विधायकों को इंटैक्ट रखिए। विधायक अगर आपके एकजुट है तो किसी के लाभ चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्पष्ट बहुमत मिला है, 50 विधायक आपके साथ है। लेकिन मैंने कहा ना कि इनका एजेंडा दूसरा हो गया है। स्वार्थ की राजनीति इतनी हावी हो गई कि सभी दल एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लग रहा है कि 5 साल का अवसर मिला है, पहली बार फुल टर्म का, तो जितना हो सके अपने कुनबे को समृद्ध किया जाए। अब कांग्रेस वाले भला इसमें पीछे क्यों रहे, वो तो इसके माहिर खिलाड़ी पहले से रहे हैं, तो कांग्रेस वाले भी इसका कोई जवाब दे लेते हैं। सीके ठाकुर जी, दोनों राज्यों में कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायकों के समर्थन से सरकार है। आप भूल गए होंगे जगन्नाथ मिश्र का नाम, कर्पूरी ठाकुर का नाम आपको याद रहना चाहिए। पता नहीं आपको याद है या नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस कहाँ है वहाँ पर। झारखंड और बिहार में कांग्रेस कहाँ है? विधायक हैं आपके, सरकार आपके समर्थन से है भाई, लेकिन कहाँ है कांग्रेस? देखिए, जब से कांग्रेस से अलग होकर के बहुत सारी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां बनी, धीरे धीरे कम्युनिकेशन का जो जरिया बढ़ा तो लोग हर जगह कहीं न कहीं एडजस्ट होते चले गए। कांग्रेस से लोग अलग थे, चाहे ममता जी हो या फिर जगन्नाथ मिश्रा जी। आज जगन्नाथ मिश्रा के लड़के जो हैं वो अभी बीजेपी में शायद चले गए हैं। तो मेरा कहना है कि बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का सतत प्रयास रहा कि हम सरकार को तोड़ के सरकार बनाए। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटका में किया, उसी ढंग से बिहार में भी वो लगातार लगे हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज जिस ढंग से वापस आए, उनको लगा कि नहीं, हम कहीं गलत जगह फंस गए थे। तो उनको जब एहसास हुआ कि हम कहीं गलत जगह फंसे हुए थे, तो वापस आकर के फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाए। और जनता की आवाज, जनता चाहती थी कि नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल मिल करके सरकार बनावे और जनता के हित में कल्याण हो। आज झारखंड में भी वही स्थिति है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों का एक नेचुरल अलायंस है और इस अलायंस को कोई तोड़ नहीं सकता। ये देखिए, जनहित में मिला था, जनता की बहुमत है और इसको जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो लगातार तोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहे। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल उनकी गलतफहमी होगी। यहाँ सरकार कुछ नहीं होने जा रहा है, सरकार बनी रहेगी क्योंकि ये जनता की सरकार है, जनता की डिमांड पे बनी है। भारतीय जनता पार्टी के देखिए, आप जब गणित में जाएंगे तो उनके मात्र 26 हैं, 2 आजसू के हैं और 2 निर्दलीय ऐसे विधायक सरजू राय जी और अमित यादव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिलते जुलते उसी से निकल करके आए हैं। तो 30 विधायक वाले सरकार और हम लोग यहाँ 51 पहुंचे हुए हैं। इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनकी व्यक्तिगत समस्या थी, जो लोग आज मीटिंग में नहीं आ पाए। और यदि इस ढंग की बात आएगी तो निश्चित रूप से वो लोग आएंगे पार्टी में, जो व्हिप जारी होगा तो। लेकिन सवाल एक और है ना यहाँ पर कि 4 घंटे तक ठाकुर साहब बैठक चली है और 4 घंटे तक चली बैठक को लेकर आपकी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो चर्चाएं थी उन्हीं के ऊपर बातचीत हुई है, जो योजनाएं थी या दूसरे विषय थे, कोई भी राजनीतिक मुद्दा ऐसा डिस्कस ही नहीं हुआ इस 4 घंटे में। क्या ये संभव हो सकता है
कि सभी विधायकों को अप्रत्यक्ष व्हिप के जरिए बुलाया गया हो, ये कहा गया हो कि आप रांची के आसपास रहिए, और उसके बावजूद इस सिर्फ यही चर्चाएं हो रही हैं क्या उस बैठक में? निश्चित रूप से जितनी समस्याएं उस पर चर्चा हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे चर्चाएं हैं कि 25 तारीख तक जो है इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाने वाले हैं। माननीय शिबू सोरेन जी को भी ICD के मामले में उनको 22 तारीख को बुलाया गया है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन मिला है उसके अनुसार मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई खतरा है। इसलिए ये एक हवाई बात है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, आजकल तो पड़ोस में जो चोरी होती है उसकी चर्चा भी लोग सत्संग में कर लेते हैं। राजनीतिक बैठक में ये चर्चा नहीं हुई होगी, कमाल की बात करते हैं CK ठाकुर जी। बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी लगता है कि क्या पता इसको रफू करने से रफू वाकई में हो जाए। लेकिन सत्संग में लोग चर्चा कर लेते हैं, पड़ोस में चोरी हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। 4 घंटे की बैठक में चर्चा नहीं हो वहाँ नहीं हुआ होगा ये सब। नहीं, वो आपने ठीक कहा, वो सुलझे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने उस चीज के रफू चक्कर कर दिया, उसको बाहर कर दिया चर्चा से। नहीं सुलझे होते तो आपकी बात में उलझने का डर रहता। नहीं, हम इतनी उलझी हुई बातें नहीं करते, हम तो सुलझी हुई बातें पूछते हैं। सीधा सा सवाल है जी। एक टिप्पणी आपने थोड़ा सा, मेरा रिक्वेस्ट था कि आपने कंट्रोल रूम से कहिएगा कि जो स्काइप का जो हमारा माइक है और फोन का दोनों आपस में वो करता है। ठीक है जी। अब तो समझ लिया है उन लोगों ने। जो बातें कांग्रेस के लोगों के यहाँ से छन के आ रही हैं और सरकार में विशेष करके, आप देखिए कि जैसे ही हेमंत सोरेन के सत्ता से बाहर होने की बात चल रही है, सरकार गिरने की बात नहीं है, हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने की बात चल रही है। कांग्रेस ने यहां दावा किया है, कई नेताओं ने, कि हम भी बहुत छोटे दल नहीं हैं, 18 विधायक हमारे हैं, तो क्या ना 2.5 वर्ष के लिए हमें मिले सत्ता, हमें हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो चर्चा तो यहां तक हो रही है। ठाकुर साहब ये जरूर कह रहे हैं कि अंदर कोई चर्चा नहीं हुई, चर्चा तो सत्ता में हिस्सेदारी की बात हो रही है, 50-50% की बात हो रही है। इसीलिए शायद मन ही मन में मुस्कुरा भी रहे हैं ठाकुर साहब, 2.5 साल का शायद मुख्यमंत्री मिलने वाला हो। ठीक बात है। और दूसरा क्या है कि कांग्रेस को पता है कि मधुकौड़ा की सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया था जी, और जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं या जिनकी भी समस्या आ रही है, वो आप देख ले समस्या किस बात की आ रही है। समस्या आ रही है भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। ये सही कहा प्रदीप सिन्हा जी ने कि कांग्रेस को और बाकी लोगों को ये जो अवसर मिला था, ये एक बहुमत, मतलब प्री पोल अलायंस को पूर्ण बहुमत, और इतना बहुमत की 50+ की सीटें, और उसके बाद अगर ये हालात हो कि आप सरकार, पिछले फरवरी से जब रघुवर दास जी ने आरोप लगाया कि सरकार में जो लोग हैं, उस खास तौर से मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने नाम से लीज करवा लिया, माइनिंग लीज। उसके बाद से सरकार कोई भी बड़ा कदम, बड़ा काम नहीं कर पा रही है। जो काम हो रहा है लोग जानते हैं झारखंड में, वो अधिकतर दिखावे के लिए घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप कभी देखेंगे कि सरकार के अधिकारियों की क्या स्थिति है, मंत्रियों की क्या स्थिति है, स्वयं मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है, ज्यादातर वो पब्लिक पोस्चरिंग, पब्लिक से बात करना, मीटिंग करना, इसको अवॉइड करते हैं। जो पब्लिसिटी के काम है, जो भी उनके लोग एडवाइजर्स होंगे, उसके हिसाब से वो कम करते हैं। लेकिन माइनिंग लीज, आप ये देखिए कि ये अनोखा मामला है कि पूरे देश में मुख्यमंत्री रहते हुए और माइनिंग मिनिस्टर रहते हुए
वो अपने नाम से माइनिंग लीज अवार्ड करा लेता है, अलॉट करा लेता है, और जैसे पता चलता है या उसको एडवाइस मिलता है कि गलती हो गई है तो वो उसको फिर सरेंडर कर देता है। तो अब इस मामले में जैसे ही जेएमएम को लगा कि मुख्यमंत्री को सेक्शन 9A पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत बहुत संभावना है कि चुनाव आयोग अयोग्य कह देगा कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम किए, इससे मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। तो शिबू सोरेन का नाम कांग्रेस लेके थोड़ी आई, न तो भाजपा लेके आई, ये जेएमएम से बातें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री ने तय किया है कि अगर हमें पद छोड़ने की स्थिति आएगी तो हम अपने पिता श्री शिबू सोरेन जी को बना देंगे मुख्यमंत्री, और फिर जब चुनाव होगा तो चुनाव जीत कर वापस आएंगे तो सत्ता लेंगे। तो ये चीजें बताती हैं कि कहीं न कहीं देखिए धुआं वहीं होता है जहाँ पे आग होती है, नहीं तो धुआं नहीं दिखता है। तो इसलिए केवल आप भाजपा पे आरोप लगा करके ये नहीं बच सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि किस तरह से अपनी जितनी भी रणनीतियां थी, जितना एजेंडा था, चुनावी घोषणाएं थी, उनको लागू करें। अभी तक देखिए बेरोजगार लोगों को भत्ता नहीं मिला, नौकरियां देने की बात थी, नौकरियां 5 लाख नौकरी देने की बात थी, अभी मुश्किल हमें लगता है कि 4-5 हजार नौकरियां मिली होंगी और लगभग 2.5-3 साल बीत गए हैं। तो जनता के सामने आपको जाना है बहुत जल्द, और मान लीजिए सरकार में मिड टर्म इलेक्शन होता है तो जल्दी जाना होगा, पूरा टर्म भी जाएंगे तो आपके पास 2.25 साल है, तो काम करने का समय बहुत कम बचा हुआ है। आपने कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, नहीं हुआ, बार बार उसमें बदलाव होता है। पेट्रोल में ऐसी सब्सिडी दिया जो कोई ले नहीं पा रहा है। तो इन चीजों को देख कर करके जनता में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और जन कल्याणकारी योजनाओं पे और किए गए वादों पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो स्थितियां बहुत विकट होंगी। खासतौर से ये अवसर आप वापस आपको मिलेगा कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। सवाल बड़ा है, तो जवाब इस पे ठाकुर साहब से सीधा ले लेते हैं। ठाकुर साहब, बहुत बड़े सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े किए हैं इंदुकान जी ने, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? क्या वाकई में कांग्रेस ने जो वादे किए थे चुनाव के वक्त वो पूरे भी हो पाएंगे सरकार में रहते हुए? निश्चित रूप से पूरा होगा, और कांग्रेस के सारे लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग लगे हुए हैं काम पे। देखिए विपक्ष का काम है वो हल्लाबाजी करके काम में बाधा डालना। रघुवर दास जी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद उन पर ब्लेम लगा करके, और ब्लेम क्या वो सही था, तो उन्होंने जो लूट खसोट मचाया था, जनता ने यहाँ तक किया कि उनको चुनाव में हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी को निकाल दिया। आप देखेंगे कि ठीक है मुख्यमंत्री जी गलती किया है, जो भी हुआ हेमंत सोरेन जी लीज प्रकरण में, लेकिन जब चुनाव होगा, अभी आपने देखा होगा बंधु तिर्की के जगह जब चुनाव हुआ तो किस ढंग से जीत दर्ज करके आया है। जनता अभी चाहती है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से मुक्त रहे यह राज्य, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठनी चाहिए, क्योंकि जनता इतनी त्रास्त हो गई है केंद्र से लेकर के यहाँ तक कि वो चाहती है जनता कि यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ही बने। आप देखेंगे कि दोनों चुनाव, यदि वो हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन का यदि चुनाव रद्द होता है, फिर से चुनाव में जाते हैं, तो दोनों चुनाव फिर से जीत करके आएंगे वो। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, जनता का डिमांड है कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी रहे, और जिस ढंग से काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, सरकार तो बनी रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना रहेगा? सवाल ये भी है ना, क्योंकि इंदुकान जी ने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हेमंत सोरेन जी ने कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये मन बना लिया है कि अगर उन्हें पद छोड़ना पड़ा तो वो अपने पिता को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी तैयार होगी इस फैसले के लिए? देखिए हम लोग का अलायंस है, और मुझे नहीं लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी अभी अपने पद से हटेंगे और इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई बात लाएंगे। टेक्निकली उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ना वो हटाएंगे, मुझे लगता है। अब हटाएगा तो देखा जाएगा उस समय क्या होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जेएमएम के साथ है और बने रहेंगे। प्रदीप सिन्हा जी, क्या लगता है कि जो चुनौती मिल रही है सरकार को झारखंड में आपकी तरफ से, वो कहीं अंजाम तक पहुंचेगी या यही सब चलता रहेगा?
जिम्मेदारियां है ना विपक्ष में रहते हुए, हम उसको बखूबी निर्वहन करना जानते हैं और सरकार कहीं भी गलती करेगी तो उसको हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आज जो 4 घंटे की बैठक चली, ऐसी किसी बैठक का अगर उनको याद हो कि विगत 2.5 साल में इतनी देर तक किसी जन मुद्दे को लेकर चली हो तो कृपया जनता को बताने का कष्ट करें। मेरी याददाश्त में तो ऐसा नहीं है कि कोई भी 4 घंटे बैठक चली है। और जहां तक कहा इन्होंने कि नहीं हम तो डेवलपमेंट खूब कर रहे हैं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अप्रैल 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई इस साल की बता रहा हूँ 2022, 4 महीने PMGSY की जो सड़क है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसकी उपलब्धि यही है राज्य सरकार की कि 12 किलोमीटर मात्र सड़क बनी पूरे राज्य में, उसमें 14 जिलों में 0 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए 14 जिलों में 0 किलोमीटर 12 जिलों में है, बाकी के 10 जिलों में 12 किलोमीटर। तो एवरेज कितना पड़ा, कितना डेवलपमेंट ये कर रहे हैं और कहाँ हम व्यवधान खड़ा कर रहे हैं ये बता दें। और एक बात उनको जरूर कहना चाहूंगा, बार बार ये दुहाई दे रहे हैं कि हमको मैंडेट मिला, मैंडेट मिला। तो मैंडेट तो आपको मिला, इस बात को तो हम स्वीकार भी करते हैं कि आपको मैंडेट मिला, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के कुंबे को बार बार गलतियां करने के लिए हमने कहा क्या कि मुख्यमंत्री अपने नाम से लीड करवा लें, पंकज मिश्रा समानांतर सरकार चलाए संथाल परगना में, माइंस की लूट करें, उसके अलावे जो नाक के नीचे बैठे हुए हैं उनके नाक के बाल हैं, अभिषेक प्रसाद और पिंटू जो मीडिया एडवाइजर है उनके, वो गलत कार्यों में लिप्त हो। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये भटक गए। सत्ता इनको एब्सोल्यूट जरूर मिला, लेकिन एब्सोल्यूट सत्ता को इन्होंने समझ लिया कि अब एब्सोल्यूट करप्शन करने का वक्त आ गया, जितनी जल्दी हो पैसा कमा लें, हम अपना खजाना भर लें, राज्य बाहर में जाए, राज्य के लोग बाहर में जाए, जिस उम्मीद से हमको लोगों ने वोट दिया वो लोग हाशिए पर रहे, क्योंकि फिर हम उनके पास जाएंगे। रोना तो एक है कि हम तो आदिवासी हैं, आदिवासी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको परेशान कर रहे हैं, देखना नहीं था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो विक्टिम कार्ड है ना, बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है और आजकल के लोग जागरूक हो चुके हैं, या भली भांति जानते हैं। ठीक है, उपचुनाव में जीत की बात ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में हम जीतते आ रहे हैं, लेकिन जब राज्य का जनरल इलेक्शन होगा ना, तब इनको बताएंगे हम भारतीय जनता पार्टी ने किस बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और राज्य सरकार की छवि जनता के बीच कैसी बनी है, इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। ठीक है प्रदीप भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 महीने का आपने कहा, जिक्र किया, तो ये जो है नेशनल स्तर पे हम बालू नहीं निकाल सकते। बस वही रूल है यार, सुन ली नहीं बालू साल से आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिया? बरसात का मौसम है, बालू नहीं निकाल सकते, एनजीटी का जंगल तोड़ करके पत्थर भी तोड़ सकते हैं। इसलिए वो रोड आपने कहा रोड बनने की बात मैं उसमें कह रहा हूँ, रोड चालू है, आपने ऑप्शन क्यों नहीं किया बालू घाटों का? 2.5 साल में बालू घाटों का ऑप्शन क्यों नहीं किया? नहीं, मेरा सवाल भी इसी के ठाकुर जी यही है कि क्यों इतना सब कुछ होते हुए भी आज तक क्यों वाकई में बिहार झारखंड जो है वो कहीं उतना विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाया, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं, डेवलपमेंट चल रहा। देखिए, जिस ढंग से राज्य का कोष को रघुवर दास जी खाली करके गए थे, तो वहां पैसे भी चाहिए। और आपने कहा कि यहाँ पिंटू जैसे लोग या पंकज मिश्रा जैसे लोग, और वहां तो हजारों लोग ऐसे बैठे हुए थे रघुवर के समय में जो कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां ही चला रही थी सरकार को। तो ये और वो खजाना को इतना लूट लिया कि आज राज्य में कुछ है ही नहीं। तो फिर उसको चलाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे भी चाहिए। हम लोग किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और होगा डेवलपमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता बिल्कुल नहीं चाह रही है कि आज राज्य में उपचुनाव हो या इस ढंग से स्थिति आवे कि हेमंत सोरेन को हटाया जाए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए झारखंड आज भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन प्रयास रंग नहीं ला रहे हैं। देखिए, ठाकुर जी ने एक बात कही अभी, उन्हीं के स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं कि जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि बीजेपी वापस सत्ता में आए। तो क्या यही कारण है कि आप लोकल बॉडीज का और निगमों का इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, उसको लगातार टाल रहे हैं? यही आरोप आप लगाते हैं दिल्ली में, जैसे आप लगाती है भाजपा पे कि वो एमसीडी के इलेक्शंस नहीं करवा रही, टाल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है हारने का। तो अगर आप इतना जनता पे आशान्वित हैं, विश्वस्त हैं, तो लोकल बॉडीज का इलेक्शन क्यों टाल रहे हैं, जबकि विपक्ष मांग कर रहा है कि करवा दीजिए? दूसरा,
देखिए, जो भी विकास कार्य की बात है, कांग्रेस के सामने ये मैंने जो सवाल उठाया कि यहाँ पे 409 विद्यालयों का पूरे राज्य में, विधानसभा में अभी आपके मानसून सत्र में सरकार ने स्वीकार किया 409 विद्यालय ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज, वहां पे शुक्रवार को छुट्टियां शुरू हो गई। ये कांग्रेस को नजर नहीं आता है, और जब भी वो किसी चर्चा में आते हैं तो वो कहते हैं हम ठीक करवा देंगे। और अभी तक ठाकुर साहब कम से कम 150 स्कूलों में ये बदलाव नहीं आया है। क्या सरकार की हनक है? और ये सब सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। बिजली का सब्सिडी मिलता था पूरे लोगों को, सारे लोगों को, वो सारी सब्सिडी एक साथ सरकार ने बिना जनता से बात के उड़ा दिया, और 300 यूनिट लोगों को फ्री देने के लिए कहा था दिल्ली की सरकार के तर्ज पे, आज तक जमीन पे नहीं दिया। इसके लिए किसने रोका था आपको? और जो डेवलपमेंट की बात है, रांची में अब सरकार या मुख्यमंत्री के जाने जाने की स्थिति दिख रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने कल जन्माष्टमी पे 666 करोड़ की 3 सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। वो बन के कब तैयार होगी ठाकुर साहब? 3 साल तक राजधानी रांची में जहां फ्लाईओवर बनाना है, जहां पे कनेक्टिंग रोड्स बनाना है, राजधानी रांची की का नंबर आपके पास 2.25 साल बाद आया। और जो पिछली सरकार ने प्रोजेक्ट्स घोषित कर रखे थे, उनका सैंक्शन हो चुका था, उनका काम नहीं करवाया आपने, उनको रुकवा दिया। और तमाम जगहों पे ये चर्चा है कि रुकवा इसलिए दिया गया कि काम जिनको दिया गया उनसे प्रॉपर कमीशन नहीं आया सरकार के लोगों को, क्योंकि उनको अवार्ड कर दिया था टेंडर्स पिछली सरकार ने। और भ्रष्टाचार की देखिए ठाकुर साहब, ये देखिए आंख मतलब आई ओपनर्स है आपके लिए कि आपके सामने आप आरोप लगाते हैं कि रघुवर दास की सरकार में तमाम भ्रष्टाचार हुए। 3.25 साल से आपकी सरकार है, उस भ्रष्टाचार में तथाकथित लिप्त कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, कितने पे कार्रवाई की, कितने पे एफआईआर रजिस्टर किया? और दूसरी तरफ आपकी सरकार है और भाजपा विपक्ष में है, मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके माइनिंग सेक्रेटरी के खिलाफ, उनके मीडिया एडवाइजर पिंटू के खिलाफ तमाम जांच चल रही है और ईडी पूछताछ कर रही है। वो तो कह सकते हैं कि हाँ ये भ्रष्टाचार में देखिए इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आपने सरकार में आकर कर, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, अगर पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुए थे कितने को गिरफ्तार किया? 2-3 नाम बताते हैं हमें ठाकुर साहब। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ठाकुर साहब। गंभीर आरोप, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा काम पीछे मुड़ के धीरे धीरे देखेंगे। पहले जो डेवलपमेंट है आगे का उसको हम लोग करते हैं, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। अब पीछे हम केस करवा करके रघुवर दास जी को जेल भेजवा दें, उसको जेल भेजवा दें, ये मेरा काम नहीं है। पहले आगे जो डेवलपमेंट है, देखिए आपको पता होगा कि यहाँ डीवीसी का सबसे अधिक बिजली सप्लाई होता है, और डीवीसी के यहाँ कितना पैसा बाकी, कितना कर्जा दे करके गए रघुवर दास जी, आपको पता होना चाहिए। तो अब बिजली का सप्लाई वहां मिले नहीं, फिर हम 300 यूनिट फ्री की बात जो हमने किया था, दिया जाएगा, वो भी किया जाएगा समय पर, लेकिन पहले उसका रिकवरी तो हो जाए। कार्यकाल पूरा होने के बाद तो नहीं देंगे कहीं? कार्यकाल पूरा नहीं होगा, उसके पहले हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम सब कुछ उसको दायरे में ला रहे हैं। अच्छा, प्रदीप सिन्हा जी को सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। प्रदीप सिन्हा जी को। जी प्रदीप जी बताइए। डीवीसी से सर्वाधिक बिजली आपूर्ति की जाती है, मासिक 4 दिनों में की जाती है डीवीसी से। बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, आप बोले पूरे राज्य में सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति वहीं से की जाती है। अरे विद्युत की व्यवस्था चकमराई हुई, इस बात को स्वीकारिए। आज सवेरे से पूर्वी राजधानी में जिस तरह से अंधकार छाया हुआ है, और आप पिछले 2.5 साल से ये दावा कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, और एक बार जब पूरा कर लेंगे तो 0 फॉल्ट होगा और 0 कट होगी बिजली की। रांची वासी जो है ना, अब चकचकी लगाए देख रहे हैं कि विद्युत विभाग की कार्यशैली कैसी है। विभाग क्योंकि मुख्यमंत्री के अधीन है, दबाव बनाइए ना। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी क्या है? दबाव बनाइए, आप मुख्यमंत्री से पूछिए। वही जवाब हमको भी देना पड़ता है जनता के बीच जाकर। सिर्फ आप अपने विभाग की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएंगे
अब मुख्यमंत्री की नाकामयाबी को अगर आप ढकने का प्रयास करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी लोग प्रश्न करेंगे। इस बात को समझिए आप। नहीं सिन्हा साहब, शायद ये भी हो सकता है इसलिए बिजली की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, कहीं अगस्त पूरा होते होते कहीं करंट ज़्यादा ना लग जाए, इसलिए बिजली की तरफ शायद ना अभी ठाकुर साहब की पार्टी ध्यान ना दे रही हो। ऐसा ही है ठाकुर साहब? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि डीवीसी का जो सप्लाई, आपने कहा 4 जिला कोडरमा है, धनबाद है, बोकारो है, इन जिलों में जो डीवीसी का सप्लाई है और अन्य जो अपना प्रोजेक्ट है जहां से हम बिजली लेते हैं जी, वहां पे काफी पैसे ड्यूज हैं। तो उसको हम लोग पेमेंट करके कैसे उसको प्राप्त करेंगे, क्योंकि पहले से कोर्स हमारा खाली है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम, आपने जो कहा, दीक्षित साहब ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री करना था, हम उस मुद्दे पर भी आ रहे थे कि 300 हम फ्री अभी कर देंगे, फिर वो ड्यूज आएगा, कहां से करेंगे। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप फ्री की घोषणा जो कर रहे हैं उस पर आप कहां से लाएंगे और क्या करेंगे, उस पर रोक लगाने की बात चल रही है। तो बहुत कुछ को देखते हुए इस पर काम किया जा रहा है। और इस राज्य में जो डेवलपमेंट का दूसरा पहलू जो आपने कहा कि सड़कें बनी है या पुल पुलिया है, पहले से बहुत सारा लिटिगेशन लगा हुआ, उसको उस फाइल को क्लियर करने में ठाकुर साहब 1 मिनट केवल, फिर आप हिमाचल के चुनाव में जाने के पहले 300 यूनिट बिजली की फिर घोषणा कर रहे हैं वहां पे, किस आधार पे? हिमाचल के चुनाव आने वाला इस साल के अंत में, वहां पे फिर कांग्रेस 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है। हो सकता खजाने की खबर पहले ले लियो, सत्ता में आने से पहले की कहीं खजाने की खबर ले ले, खजाना शायद भरा हुआ मिल गया होगा तो घोषणा कर देने में क्या बुराई है। ठीक है आशीष जी, देखिए यहाँ पे कोयले का खदान है जी, यहाँ पे बिजली का खान है जी, तो यहाँ 3 साल हो गए नहीं दे पाए, देंगे। और हिमाचल में कह रहे हैं कि 300 यूनिट दे देंगे हम आपको, हमको सत्ता में ले आइए। जबकि हिमाचल में तो पहले से जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है इस चीज को लेकर। यहाँ पे दीक्षित साहब एक सवाल और है, जिस तरीके से अभी झारखंड में ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, आंकड़ों से भले ही कहीं ना कहीं कांग्रेस और मुक्ति मोर्चा जो है वो निश्चित और बेफिक्र बैठा है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जनता के बीच जो इस समय कहीं ना कहीं परसेप्शन बन रही है, जिस चीज़ को लेकर अभी सिन्हा साहब भी कह रहे थे कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे कि जो मैंडेट आप लोगों ने दिया था उसका कहीं ना कहीं अपमान हुआ है, उसको लेकर काम नहीं हो पा रहे। और तमाम मुद्दे आपने भी गिनवाए, चाहे विकास का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हैं, जो भी कमिटमेंट्स थी मैनिफेस्टो में वो पूरे नहीं हो पाए। तो इसका कितना प्रभाव रहने वाला है जनता के ऊपर, कैसे देखते हैं आप दीक्षित जी? देखिए स्थितियां बहुत विपरीत हैं जी, अब इनको संभालने के लिए अभी भी समय है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि देखिए समय का चूका इंसान। तो ऐसे में अगर अभी भी नहीं ये चेते और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने की कोशिश करते रहेंगे तो समस्या होगी। मेरा ये मानना है कि वक्त है कि सरकार जितने दिन भी है पूरी कोशिश करके जनता की समस्याओं को उठाएं, और जो इन्होंने चुनाव में वादे किए थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट की ओट लेना, पैसे की कमी दिखाना, तमाम तरह की घोषणाएं तो अभी भी मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार कर रही लगातार जी। और ये नहीं कह सकते हैं कि पैसे नहीं है। जैसे अभी देखिए इन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, बिना पैसे रहते ही कर दिया इन्होंने, क्या उसमें कम पैसा लगेगा? तो देखिए आप घोषणाएं कर रहे हैं और जिन घोषणाओं को किए थे उनको पूरा करने के लिए पैसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। तो जनता में जो प्रदीप सिन्हा जी ने कहा कि बड़े प्रश्नों का जवाब इनको देना पड़ेगा, जो सीटें जीत कर आए हैं, जो ठाकुर साहब कह रहे थे, वो सारी सीटें जहां बाई इलेक्शन हुए हैं सब इनके कब्जे में थी, तो इन्हीं की अपनी सीट ये वापस जीत करके आए हैं, तो उसके लिए बहुत खुश हो जाएं। तो ये हमें लगता है कि फरेब में रहना एक तरह से होगा, धोखे में रहना होगा। असली निर्णय तो तभी होगा जब मैदान जंग में उतरेंगे आप, सारी सीटों पर विधानसभा के आम चुनाव होंगे। जी प्रदीप जी, तमाम अनिश्चितताओं के बीच में जो जनता की बात होनी है वो कहीं ना कहीं उतनी मजबूती से नहीं हो पा रही है। आज भी 4 घंटे की मीटिंग को देखें
तो ये कहा जा रहा है कि मीटिंग जनता के लिए हुई थी, सूखे को लेकर हुई थी, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? देखिए, सुखाड़ पर जो चर्चा की ये बात कर रहे हैं, कल ही मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट पेश किया था, जिलों के एग्रीकल्चर ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की गई थी और उसके आधार पर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया होगा। लेकिन किसान के तरफ से काफी दिनों से मांग हो रही, क्योंकि वृष्टि की स्थिति अच्छी नहीं है, अल्पवृष्टि हुई है झारखंड में और मौसम विभाग का जो अनुमान है कि लगभग 50-60% से भी बारिश हो पाई है, 40% हम पीछे चल रहे हैं। तो उस स्थिति में सरकार को पहले जागने की आवश्यकता थी। जुलाई तक बारिश की क्या स्थिति है उसके आधार पर आकलन बनाकर आपको आगे की क्या कार्रवाई करनी है उसकी रूपरेखा तय करनी चाहिए थी। लेकिन उल्टे आरोप ये लगाया जा रहा है कि हम केंद्र सरकार से मदद चाहते हैं, केंद्र सरकार इंटरफेयर करे। एक बात कहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने अभी जब राज्यसभा का सत्र चल रहा था वहां आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को कि झारखंड में बारिश की स्थिति चूंकि अच्छी नहीं है, इसलिए सरकार को नजर रखनी चाहिए। तो सरकार ने आश्वासन भी दिया कि राज्य सरकार अपनी ओर से जब भी रिपोर्ट पेश करेगी, कृषि सचिव या फिर एक उचित प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर चीजों को देखेगा और उस आधार पर आकलन रिपोर्ट जो होगी उसके आधार पर हम राज्य को मदद करेंगे। तो सरकार अगर अपनी ओर से गलती करती है, क्योंकि पिछली दफा का जो खरीफ के फसल की खरीदारी हुई थी उसका पूरा भुगतान किसानों को अभी तक नहीं किया गया। 2 लाख रुपए ऋण माफ करने की बात इस सरकार ने की थी, मात्र 50,000 रुपए का ऋण माफ किया गया, वो भी सभी लोगों को नहीं किया गया क्योंकि इनका डेटा एंट्री ही इतनी अशुद्धि थी कि बाद में जब पता चला कि नहीं ये तो कुछ गलत खातों में पैसा चला गया तो सरकार ने उस पर रोक लगा दी। तो मैं समझ रहा हूँ कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उसकी दिशा क्या। अगर आपको ये पता ही नहीं हो कि हमको किस दिशा में चलना है, आप दिशाहीन होकर चलेंगे, तो इस तरह के पंकज मिश्रा, अभिषेक प्रसाद जैसे लोग निकल कर सामने आएंगे। और चंद्रकिशोर जी ने एक बात कहा, ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, CK ठाकुर जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल चर्चा जनता के लिए हो रही है, ये जिक्र सरेआम हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में बंद सियासी गलियारों में चर्चा जनता के लिए हुई? नहीं, जनता जो चर्चा हुई वो सरकार बचाने के लिए हुई, लेकिन अब सरकार बचेगी या नहीं बचेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।